डियर स्टूडेंट, मैं रामनेश उत्तम अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब में आपका स्वागत करता हूं। आज कक्षा 11 की मैथ पढ़ाई जाएगी। कक्षा 11 में सबसे पहला टॉपिक है सेट्स यानी समुच्चय। आज आप लोगों को समुच्चय पढ़ाना है। तो पहले तो देखते हैं ये समुच्चय होता क्या है। समुच्चय क्या होता है, सेट्स किसको कहते हैं। ये होता है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ये सुपरिभाषित संग्रह क्या होता है ये आपको बताना है। जैसे मैंने कहा कि आप लोग हाई स्कूल में ये विषय पढ़ के आए हो, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, और कला / संस्कृत। जैसे आप ये 6 विषय पढ़ के आए हो, तो अगर मैं किसी भी स्टूडेंट से ये पूछता हूँ कि आप लोग कितने विषय पढ़ के आए हो, तो वो यही बताएगा कि सर मैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इसमें कला संस्कृत में कोई एक हो सकता है। आप इसको एक ही मानो, इसको आप एक विषय मानो, तो आप 6 विषय पढ़ के आए। हर स्टूडेंट यही जवाब देगा कि सर मैं ये 6 विषय पढ़ के आया हूँ। तो अगर वो स्टूडेंट ये कह रहा है कि सर मैं ये 6 विषय पढ़ के आया हूँ, दूसरा भी यही कह रहा है सर मैं 6 विषय पढ़ कर आया हूँ, तीसरा भी यही कह रहा है कि मैं 6 विषय पढ़ कर आया हूँ, तो इसका मतलब है कि ये सुपरिभाषित संग्रह है। ये सुपरिभाषित संग्रह है, मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो इस वेल डिफाइंड कलेक्शन को, सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। इन विषयों के संग्रह को मैं समुच्चय कह दूंगा। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि बच्चों आप लोगों को कौन सा विषय सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है या कौन सा विषय आपका फेवरेट है, तो कोई बताएगा कि सर मेरा विषय हिंदी फेवरेट है, कोई बच्चा बताएगा मेरा अंग्रेजी विषय फेवरेट है, कोई बताएगा गणित फेवरेट है, कोई बताएगा विज्ञान फेवरेट है, कोई बताएगा सामाजिक विज्ञान फेवरेट है, और कोई बताएगा कला या संस्कृत फेवरेट है। तो ये आपका सुपरिभाषित संग्रह नहीं हुआ, इसमें आपके अलग अलग उत्तर आ रहे हैं। तो जिसका अलग अलग उत्तर आता है वो सुपरिभाषित संग्रह नहीं होता है। अतः यह उत्तर आपका एक समुच्चय नहीं हो सकता है। तो आप लोग समझ गए, समुच्चय उस चीज़ को कहा जाता है जिसका उत्तर सभी लोगों का एक ही होता है, और जिसका उत्तर अलग अलग होता है उसको आप समुच्चय नहीं कह सकते। तो ये तो हो गई समुच्चय की परिभाषा। उसके बाद समुच्चय को समझने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो मैं आज बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आती हैं प्राकृतिक संख्याएं। सबसे पहले आता है, सिंबल हैं ये सब, यन को कहा जाता है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ये नोट करते जाना मेरे साथ में। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, इसको बोलते हैं
द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब बात ये आती है कि ये नेचुरल नंबर होती क्या है एक्चुअल में, ये प्राकृत संख्याएं होती क्या हैं। तो मैं बता दूं, प्राकृत संख्याएं जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट, ये आपकी प्राकृत संख्याएं होती हैं। ये आप बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग नोट करते जाइएगा मेरे साथ में। इसके दो भाग होते हैं, प्राकृत संख्याओं में दो भाग होते हैं। पहला होता है, इसका फर्स्ट पार्ट होता है सम प्राकृत संख्या, सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। इसको क्या करेंगे, सम संख्याएं ले लेते हैं इसमें, जैसे 2, 4, 6, 8, इस तरह से ये इनफाइनाइट तक जाएगा। और इसका दूसरा भाग होता है विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ये होता है, विषम संख्याएं ले लो, 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट एंड सो ऑन। These are natural numbers and this is even natural number and this is the set of odd natural numbers. इनको बोलते हैं even natural number और इनको बोलते हैं odd natural number। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं। उसके बाद आती हैं पूर्णांक, इसको I और Z से डिनोट करते हैं। पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय। ये पूर्णांक क्या होते हैं ये देख लीजिए, जैसे होता है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस तरह से ये इधर अनंत तक जाएगा, ये इधर अनंत तक जाएगा। ये होते हैं पूर्णांक, इनको बोलते हैं द सेट ऑफ इंटीजर्स, द सेट ऑफ इंटीजर्स। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है धन पूर्णांक, दूसरा होता है ऋण पूर्णांक। तो इसका फर्स्ट पार्ट है धन पूर्णांकों का समुच्चय, इसको आप I प्लस या Z प्लस से प्रदर्शित करते हैं। और ये होते क्या हैं, 1, 2, 3, 4, इस तरह से ये धन पूर्णांक होते हैं। उसके बाद दूसरा पार्ट होता है इसका ऋण पूर्णांकों का समुच्चय, ऋण पूर्णांकों का समुच्चय। इसको I माइनस या Z माइनस से प्रदर्शित करते हैं और ये होते हैं -4, -3, -2, -1, इस तरह से आप किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं, -1, -2, -3, -4, ये डॉट डॉट एंड सो ऑन। ये होते हैं ऋण पूर्णांक और ये होते हैं धन पूर्णांक। ये सब नोट करते जाइए मेरे साथ में।
उसके बाद थर्ड नंबर आता है आर। आर को कहा जाता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। द सेट ऑफ रियल नंबर्स। और इसी में एक चीज और अगर आ जाए आर प्लस, तो धनात्मक, इसको बोला जाता है धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, इसको बोला जाता है द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। फिर आता है Q। इसको बोलते हैं परिमेय संख्याओं का समुच्चय। अंग्रेजी में कहा जाता है द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। उसके बाद अगर Q प्लस आ जाए तो इसको कहा जाता है धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। फिर कुछ और चीज़ें होती हैं जो फिलहाल इस टॉपिक में नहीं यूज होंगी, लेकिन आप लोग याद कर लीजिए। सी को कहा जाता है सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। संख्याओं का समुच्चय। द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद ये तो इनके सिंबल हो गए जो मैंने बताए, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, रेशनल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स, इतनी चीज़ें मैंने बताई। और कुछ बेसिक चीज़ें और हैं इसमें, देख लीजिए। जैसे W को कहा जाता है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। अब ये पूर्ण संख्याएं क्या हैं अभी मैं बताता हूं। द सेट ऑफ होल नंबर्स। इसका फिलहाल इस टॉपिक में यूज नहीं है, लेकिन आप लोग याद कर लीजिए। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याएं होती क्या हैं, मैं इसका एक सेट बता देता हूं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, दीज आर होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं ये होती। उसके बाद बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं
जो अपने के अलावा किसी और संख्या का भाग न जाए। तो इसमें देख लीजिए, ये आ जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह से ये अप टू इनफाइनाइट तक ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसमें भी सम चलता है। सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या केवल एक ही होती है, वो है 2। सम अभाज्य संख्या केवल एक ही होती है, वो है 2 ओनली। बाकी सब विषम अभाज्य संख्याएं, बाकी सभी विषम अभाज्य संख्याएं नोट करते जाइए इनको। उसके बाद सिंबल हैं कुछ, जैसे ये सिंबल है, इसको पढ़ा जाता है बिलोंग्स टू। इसको पढ़ा जाता है बिलोंग्स टू, इस सिंबल को। उसके बाद इसको पढ़ा जाता है डज नॉट बिलोंग। ये बिलोंग डज नॉट बिलोंग डिपेंड करता है सेट पर। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे आपका ये ए सेट है 1 2 3 4, और मैंने एक नंबर लिख दिया, बी कोई नंबर लिख दिया, या कोई भी नंबर लिख दिया, बी कोई सेट लिख दिया 2, या कोई नंबर लिख दिया, सॉरी, इट्स 2 बिलोंग्स टू ए। क्या ये 2 बिलोंग करने का मतलब है कि वो चीज़, वो एलिमेंट उस पर्टिकुलर सेट के अंदर होना चाहिए। तो जैसे 2 लिखा हुआ है, तो क्या 2 ए को बिलोंग कर रहा है? यस, 2 इज बिलोंग टू ए, क्योंकि 2 ए के अंदर है। जैसे मैंने कहा कि 3 बिलोंग्स टू ए, 5, ये 5 है ही नहीं इसमें, तो 5 में लगा देंगे डज नॉट बिलोंग टू ए। तो ये बिलोंग का सिंबल इस तरह से यूज होता है। उसके बाद कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे सेट लिखा होता है ए इक्वल यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृत संख्या है। ये सब अभी क्वेश्चन में आएगा, आगे क्वेश्चन में आएगा। ए इक्वल यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृत संख्या है। तो ये जो 2 बिंदी हैं, इसको बोला जाता है सच दैट। दिस इज सच दैट। 2 पॉइंट ये लगे हैं, यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृत संख्या है। ए इक्वल कर्ली ब्रैकेट मीडियम ब्रैकेट यक्स सच दैट यक्स इज ए नेचुरल नंबर। और ये जो ब्रैकेट होता है, इसको बोलते हैं मीडियम ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट। ये कर्ली ब्रैकेट होता है।
उसके बाद आपको सेट को समझने के लिए दो तरह से सेट को समझा जाता है। समुच्चय के दो रूप होते हैं। पहला होता है समुच्चय को दो विधियों द्वारा परिभाषित किया जाता है। पहला है रोस्टर फॉर्म, सारणीबद्ध रूप, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ये दोनों टाइप क्या होते हैं ये देख लीजिए। जैसे मैंने कहा कि कोई सेट है जिसके नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 एंड सो ऑन ये लिखे हुए हैं। तो अगर ऐसे कर्ली ब्रैकेट में कोई चीज़ लिखी हुई है दैट इज़ रोस्टर फॉर्म, वो आपका सारणीबद्ध रूप है। उसके बाद अगर इसी को मैं ये लिख दूं A बराबर यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृत संख्या है तो देखिए ये जो लिखा हुआ है ये लिखा है ये इसका नेचर है, ये इसके गुण को बताता है, इसके गुण को बता रहा है। तो ये इसका एक नेचर है। तो अगर उसको उसके नेचर के फॉर्म में लिखेंगे दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म, इसको गुण विधि भी बोलते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म इस तरह से समुच्चय को प्रदर्शित किया जाता है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे। थैंक यू।